नमस्कार दोस्तों, मैं शुभमन सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेस्टिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पुनः एक नए विषय की ओर ले जाने की ओर आया हूं। आज का विषय थोड़ा दिलचस्प है। आज का विषय साच अधिनियम 1872 की धारा 32 और 33 से संबंधित है, जहां पर यह बताया गया है कि उन व्यक्तियों का कथन जिन्हें साक्षी के रूप में बुलाया नहीं जा सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में यानी कि विटनेस के रूप में नहीं बुलाया जा सकता है तो उसके साक्ष्य का ट्रायल में किस तरह से उपयोग किया जाएगा, इस विषय पर आज मैं समझने और समझाने का प्रयास करूंगा। इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर शुरू करूं, एक छोटा सा निवेदन आपसे है। यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें, क्योंकि कमेंट करने से ये पता चलता है कि चैनल में या प्रसारण में क्या कमियां हैं। इसके अलावा मेरा मोबाइल नंबर भी वीडियो में लिंक में डिस्क्रिप्शन में पड़ा रहता है, तो उसके माध्यम से आप व्यक्तिगत तौर पर भी सलाह ले सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरी पूरी प्लेलिस्ट भी पड़ी रहती है। मेरे अन्य प्रीवियस वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं उन व्यक्तियों के कथन जिनको साक्षी के रूप में बुलाया नहीं जा सकता है। धारा 32 और धारा 33 साक्ष्य अधिनियम 1872। साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 और 33 में उन व्यक्तियों के कथन को ग्राह्य एवं सुसंगत घोषित किया गया है जो कि न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में पेश नहीं किया जा सकते। साक्ष्य का ये नियम है कि अनुशत साक्ष्य यानी कि हेयरसे एविडेंस ग्राह्य नहीं होता है, परंतु धारा 32 और 33 उक्त साधारण नियम के अपवाद हैं जो आवश्यक एवं समीचीनता पर आधारित हैं। धारा 32 और 33 में उन परिस्थितियों का वर्णन है जिसको देखने या सुनने वाला व्यक्ति न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकता है। तब यदि उस व्यक्ति ने कुछ अपने निजी ज्ञान में था या किसी अन्य व्यक्ति को बताता है या उसे कहीं लिख दिया है तो अन्य व्यक्ति या उस दस्तावेज को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। धारा 32 के प्रारंभिक पैरा में निम्न प्रकार के व्यक्तियों के लिखित या मौखिक कथन ग्राह्य किए गए हैं। पहला, जो मर गया है। दूसरा, जिसका पता नहीं चलता है। तीसरा, जो साक्ष्य देने में असमर्थ है। चौथा, जिसकी हाजिरी बिना युक्त विलंब या व्यय से उपात्त नहीं की जा सकती है। उपरोक्त 4 कोटियों में आने वाले व्यक्तियों द्वारा कथन निम्नलिखित 8 मामलों में सुसंगत माने जाते हैं। तो 8 मामले वो कौन कौन से हैं, क्रमशः हम उन मामलों को जानने का प्रयास करते हैं। पहला, मृत्यु के हेतु से दिया गया कथन। दूसरा, जब ऐसा कथन कामकाज के समान अनुक्रम में दिया गया हो। तीसरा, जब कथनकर्ता के हित के विरुद्ध हो। चौथा, जब वह कथन किसी लोक अधिकार या रूढ़ के बारे में या साधारण हित के बारे में कोई राय हो। पाँचवा, जब वह कथन नातेदारी के अस्तित्व से संबंधित हो। छठा, पारिवारिक बातों से संबंधित इच्छा पत्र या विलेख में किया गया कथन। सातवां, धारा 13 का में वर्णित समव्यवहार से संबंधित दस्तावेज में कथन। आठवां, जब वह कथन कई व्यक्तियों द्वारा किया गया हो और पृष्ठगत बातों से सुसंगत भावनाएं अभिव्यक्त करता हो। तो ये 8 परिस्थितियों में जो ऊपर के पहला पैरा के जो 4 कोटियाँ दी गई हैं उसमें ये 8 मामले जो हैं सुसंगत माने जाएंगे। अब इसको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या कह रहा है। धारा 32 में 8 उपरोक्त प्रकार के साक्ष्य सुसंगत हैं, जिसमें प्रथम प्रकार के मृत्युकालीन कथन के रूप में माना जाता है। धारा 32 के खंड 1 मृतकालीन कथन की ग्राह्यता की सुसंगति से संबंधित है। इस धारा में 32 के खंड 1 के अधीन ऐसा कथन तभी सुसंगत हो सकता है जब सुसंगत तथ्यों से संबंध में कोई लिखित या मौखिक कथन हो। ऐसा कथन करने वाले व्यक्ति के कथन के उपरांत मृत्यु हो गई हो। ऐसा कथन कथनकर्ता के मृत्यु के कारण से संबंधित होना चाहिए। उन परिस्थितियों के विषय से किया गया हो जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई हो।
चौथा, कथनकर्ता की मृत्यु के कारण विवादग्रस्त हो। इस खंड से ये स्पष्ट किया गया है कि ऐसा कथन सुसंगत होता है चाहे कथन के समय या उस व्यक्ति की मृत्यु की प्रत्याशंका भी ना रहा हो और कार्रवाई की प्रकृति कैसी भी हो, आपराधिक या सिविल। मृत्युकालीन कथन को परिभाषित नहीं किया गया है। उक्त प्रावधान के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मृत्युकालीन कथन एक ऐसी घोषणा है जो मृत्युशैया पर पड़ा हुआ व्यक्ति अपने मृत्यु के कारण के संबंध में या उन परिस्थितियों के विषय में जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हुई है देता है। ये धारा तभी लागू होती है जब यह साबित हो जाता है कि कथन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो या धारा 107 या धारा 108 के अधीन मृत्यु की अवधारणा की जा सकती हो। मृत्युकालीन कथन के साक्ष्य में ग्रहण किए जाने के संबंध में आधार। साधारणतः मृत व्यक्ति ही घटना का एकमात्र प्रधान प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होता है और उसके कथन का अपवर्जन कर देने से न्याय के उद्देश्य को विचलित कर सकता है। आशंकित मृत्यु की भावना एक प्रमाण पैदा कर सकती है जो शपथ के दायित्व के समान होती है। मृत्युकालीन कथन का लैटिन सूत्र क्या है? लैटिन सूत्र ये है कि नेमो मार्टिरस प्रिजमेंट्यूर मेंटायर, मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विद ए लाई इन हिज माउथ। कोई व्यक्ति अपने निर्माता से अपने मुंह के में झूठ के साथ नहीं मिलेगा। यदि लैटिन कथन को पढ़ने में यदि कोई प्रोनाउंसिएशन में कुछ कमियां हो तो उसको क्षमा कीजिएगा। कोई व्यक्ति अपने निर्माता से अपने मुंह में झूठ के साथ नहीं मिलेगा। अर्नॉल्ड महोदय ने बताया है कि मरते हुए व्यक्ति के आधार पर सच का वास होता है। ऐसे ही शेक्सपियर ने कहा था, वे सच बोलते हैं जो तकलीफ में बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति मृत्युकालीन कथन का साक्ष्य देना चाहता है तो उसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 104 के अंतर्गत पहले ये साबित करना होगा कि कथन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, तभी वह साक्ष्य में ग्राह्य होगा। 104 में वर्जित नियम प्रक्रिया का है, अतः यह नियम न्यायालय के विवेक पर परिवर्तनीय है। धारा 136 में इस तरह का प्रावधान है, परंतु दोनों में अंतर है। धारा 104 में सबूत के भार का सिद्धांत दिया गया है, जबकि धारा 136 में साक्ष्य की ग्राह्यता के नियम प्रावधानित हैं। यदि किसी व्यक्ति ने कोई कथन ऐसे समय पर किया जब वो मरणासन था किंतु वह जीवित रह जाता है तो उसका कथन मृत्युकालीन कथन के रूप में इस धारा के अंतर्गत स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा कथन इस अधिनियम की धारा 145 के अधीन पूर्ववर्त कथन के खंडन के लिए या धारा 157 के अधीन उसके कथन की संपुष्टि के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। मृत्युकालीन कथन में लेने के विषय में कोई निश्चित ढंग भारतीय साक्ष्य अधिनियम में नहीं बताया गया है। वो लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है या आंशिक रूप से मौखिक और लिखित भी हो सकता है। क्वीन बनाम अब्दुल्ला 1885 ILR इलाहाबाद 385 के प्रकरण में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया था कि ऐसे मामले में जिनमें कथनकर्ता किन्हीं कारणवश बोलने में असमर्थ है, वहाँ मृत्युकालीन कथन घोषणा, संकेत या इशारों के माध्यम से भी किया जा सकता है। मृत्युकालीन कथन को साबित करने के लिए उस व्यक्ति को जिसने उसे लिखा था या जिसने मृत व्यक्ति के कथन करते हुए सुना था साक्ष्य देना चाहिए। यदि वह उक्त विधि से साबित नहीं किया जा सकता है तो ग्राह्य नहीं हो सकता है, चाहे वह मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित क्यों न किया गया हो। जब एक व्यक्ति एक से अधिक मृत्युकालीन कथन दिया हो तो उसका उचित मूल्यांकन हेतु उसे एक साथ लिया जाना चाहिए और यदि उसमें तात्विक भिन्नता हो यानी कि मटेरियल डिफरेंसेस हो तो ये देखना जाना चाहिए कि क्या सामंजस्य हो सकता है या नहीं हो सकता है। इस संदर्भ में रविचंद्र बनाम पंजाब राज्य 1998 सुप्रीम कोर्ट के प्रकरण में बहू को जलाकर मार डालने के बाद में 3 मृत्युकालीन कथन बनाए गए। प्रथम एक थानेदार की समझ था, इसमें आकस्मिक मृत्यु का मामला बताया गया। दूसरा कथन एक कार्यपालक दंडाधिकारी ने लिखा था। तीसरा कथन अपने भाई की मौखिक था तथा जिसका समर्थन स्वपरीक्षण रिपोर्ट ने किया था तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट और भाई में किए गए कथन में सारता मेल खाता था। उच्चतम न्यायालय ने ये धृत किया कि जब एक से अधिक मृत्युकालीन कथन हो तो एक कथन दूसरे कथन के विपरीत अनुक्रम के कारण खारिज नहीं किया जा सकता। प्रत्येक को उसके गुण दोष पर विचार करें
इस वाद में मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित कथन को असली होना स्वीकार किया गया था। पानीबेन बनाम गुजरात राज्य AIR 1992 सुप्रीम कोर्ट के प्रकरण में दहेज मृत्यु से संबंधित जिसमें 3 मृत्युकालीन कथन मृतक ने दिए, इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा यह सिद्धांत जिसके आधार पर मृत्युकालीन स्वीकार किया जा सकता है वह इस विधिक सूत्र पर आधारित है कि नेमो मॉरिटर्स प्रोसिक्यूमेंट्यूर मेंटीरी, कोई व्यक्ति अपने निर्माता से अपने मुंह में झूठ के साथ नहीं मिलेगा। यदि मृत्युकालीन कथन को रोक दिया जाए तो इसका परिणाम न्याय की हत्या होगी। एक मृत्युकालीन कथन तब दूषित होता है जब परिस्थितियाँ ये प्रदर्शित करती हैं कि मृतक तथा हितबद्ध व्यक्ति के मध्य चर्चा हुई थी कि हमलावर कौन हो सकते हैं। यदि वह विलम्ब से है, यदि वह साबित कर दिया जाए कि अभियुक्त को पहले ही नामांकित कर दिया गया था, यदि नामांकित व्यक्ति की पहचान संदेहास्पद है। इसके अलावा शरद चंद वृद्धिचंद शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1984 सुप्रीम कोर्ट के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया था कि मृत्युकालीन कथन का संबंध आवश्यक रूप से मृत्यु के कारण या मृत्यु कारक संहार की परिस्थिति में होना चाहिए। इस मामले में एक विवाहित स्त्री की विवाह के 4 महीने बाद ससुराल में मौत हो गई थी। इन 4 महीनों के दौरान उन्होंने अपनी दशा के बारे में अपनी बहन व अन्य संबंधी को पत्र लिखती रही। इसे धारा 32(1) के अंतर्गत सुसंगत माना गया क्योंकि वे मृत्यु के कारण से संबंधित हैं। मृत्युकालीन कथन पर संपूर्ण रूप से विचार होना चाहिए। उसे अंशतः स्वीकार या अंशतः अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ उसे पूर्ण रूप में होना चाहिए या अपूर्ण कथन साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं होगा। मृत्युकालीन कथन की अगर एविडेंटरी वैल्यू के बारे में बात की जाए तो कुशाल राव बनाम मुंबई राज्य AIR 1958 के प्रकरण में निम्नलिखित मार्गदर्शन सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे। नंबर 1, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं कि मृत्युकालीन कथन एक दुर्बल साक्ष्य है, इसका साक्षिक महत्व अन्य साक्ष्यों के समान ही होता है। दूसरा, ऐसा कोई नियम नहीं है कि अतिरिक्त साक्ष्य की संपुष्टि के बिना मृत्युकालीन कथन के आधार पर अभियुक्त को दंडित नहीं किया जा सकता है। मृत्युकालीन कथन का साक्षिक मूल्यांकन प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर होना चाहिए। प्रश्नोत्तर के रूप में मृत्यु के संबंध में साक्ष्य मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित मृत्यु कथन साधारण मृत्युकालीन कथन की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय साक्ष्य होता है। मृत्युकालीन कथन की विश्वसनीयता की जांच मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। मृत्युकालीन कथन के से संबंधित अन्य विषय पर डिटेल में अपने आने वाले लेक्चर में चर्चा करूंगा, क्योंकि अगर जो इसकी 8 परिस्थितियां हैं, सारी परिस्थितियों की अगर मैं इसी लेक्चर में चर्चा करूंगा तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और आपको भी सुनने में बोरिंग लगेगा। तो कुछ अन्य केस लॉ के साथ धारा 32(1) के ऊपर और उनकी 8 परिस्थितियों के ऊपर और धारा 33 के ऊपर अपने आने वाली लेक्चर सीरीज में चर्चा करूंगा। यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।